3 स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। भौतिक अवशेष। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं और इस युग का स्मरण कराते हैं कि जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ, परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। इस टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मर्दभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर PGW संस्कृति के द्योतक है, कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के। मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियों जो पूर्व काल की भी हो सकती है और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती। और बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती है जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती है। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। टीले की खुदाई दो तरह से की जा सकती है, अनुलंब और क्षैतिज। अनुलंब उत्खनन का अर्थ है कि सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घाटित होता हो। यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले की या उसके वृहद भाग की खुदाई। इस तरह की खुदाई से हम उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। अधिकांश स्थलों की अनुलंब खुदाई होने के कारण उनसे हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुक्रमिक सिलसिला मिल जाता है। क्षैतिज खुदाइयाँ खर्चीली होने के कारण बहुत कम की गई है। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता। जिन टीलों का उत्खनन हुआ है उनके भी पुरावशेष विभिन्न अनुपातों में ही सुरक्षित है। सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे, परंतु मध्य गंगा के मैदानों और डेल्टाई क्षेत्रों की नम और आर्द्र जलवायु में लोहे के औजार भी संक्षारित हो जाते हैं और कच्ची मिट्टी के बने भवनों के अवशेष को खोजना कठिन होता है। नम और जलोढ़ क्षेत्र में तो पक्की ईंटें और पत्थर के भवनों के काल के आकार ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। पश्चिम उत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में ही हुई थी। इसी प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लाते थे और किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार के औजारों और हथियारों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन और आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई करने से हमें जानकारी मिली है कि लोह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व आर्कियोलॉजी कहते हैं। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। किससे? रेडियो कार्बन से। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 या कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक यानी आइसोटोप है जो सभी प्राणवान वस्तुओं में विद्यमान होता है और सभी रेडियोधर्मी पदार्थों की तरह इसका एक निश्चित समान गति से क्षय होता है।
जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में कार्बन 14 का समन्वय भी होता रहता है। परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन यह हवा और भोजन से कार्बन 14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि कार्बन 14 का क्षय एक निश्चित गति निश्चित दर से होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यह ज्ञात है कि कार्बन 14 का आधा जीवन 5567 वर्षों तक का होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों का आधा जीवन वह काल या समय होता है जिसमें उस वस्तु की आधी रेडियोधर्मी धारिता लुप्त हो जाती है, और इस प्रकार अगर कोई वस्तु 5567 वर्षों पहले निष्प्राण हो गई तो उसकी कार्बन 14 धारिता उस समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब वह जीवित थी, और अगर वह 11,136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई हो तो उसके कार्बन 14 की धारिता उस समय की तुलना में एक चौथाई या चौथाई रह जाएगी जब वह जीवित थी। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः पराग के विश्लेषण द्वारा वायु, जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है, और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व में भी था। धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, और उसके परिणाम से यह पता चलता है कि वे जगह कहाँ हैं और जहाँ से ये धातुएं प्राप्त की गई, और इनसे धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का पता लगाया जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है और उनके पालतू होने तथा तरह तरह के काम में लाने का पता लगाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन और धातु मुद्रा सिक्का चलता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए हैं। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से रखा करते थे ताकि मुसीबत के दिनों उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सके। ऐसी अनेक निधियां जिनमें न केवल भारतीय सिक्के बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं, देश के अनेक भागों में मिली है। ये निधियां अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित है। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। चूंकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक शासन किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए। प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गई है। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियां उपलब्ध है, परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अब भी बाकी ही है। हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ एक प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम और तिथियां भी उल्लिखित मिलती है। इन सिक्कों के उपलब्धि स्थानों से ज्ञात होता है कि इलाके में इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है, विशेष उन हिंद यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे और जिन्होंने ईसा पूर्व 2री और 1ली सदियों में यहाँ शासन किया था। चूंकि सिक्कों का काम दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में पड़ता था, इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।
राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियां व्यापारिक संघों ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इससे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नत अवस्था सूचित होती है। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के कालों में मिले हैं। किसमें? मौर्योत्तर काल, मौर्य की बात की। और जो विशिष्ट शीशे, पोटीन, तांबे, कांस्य, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। किसने? गुप्त शासकों ने। इन सबसे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशिष्ट मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब ही बढ़ा। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिलते हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं और ये सभी तत्कालीन कला और धन पर प्रकाश डालते हैं। अभिलेख सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख, क्योंकि इनके अध्ययन को पूरा लेखाशास्त्र एपिग्राफी कहते हैं और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र पोलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस काम में ताम्र पत्रों का उपयोग आरंभ हुआ। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में भारी मात्रा में जारी रही। दक्षिण भारत के मंदिरों की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पूरा लेखाशास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक लेख प्राकृत भाषा में है और ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है। देखो, इससे ये भी है कि संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है, ठीक है। और 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश लेख कॉर्पस इनक्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए, परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार की सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों की स्थान क्रमिक सूचियां प्रकाशित हुई है, फिर भी 50,000 से भी अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के हैं, प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हड़प्पा के सांस्कृतिक अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। उनके कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रसार रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही। यदि ब्राह्मी और इसकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान हो जाए तो इससे कोई भी पुरालेखविद ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेखों को पढ़ सकता है। परंतु इसके बाद इस लिपि की प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया और इन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे हैं ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। उसने इन्हें दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया, पर कोई भी पंडित पढ़ नहीं पाया। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को, जो उस समय बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे। अभिलेखों के अनेक प्रकार है।
कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती है। अशोक के शिलालेख इसी कोटि के हैं और दूसरी कोटि में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, परस्पर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया है। तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां आती है जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तनों का बखान तो रहता है पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई जिक्र नहीं होता है, यानी एकपक्षीय जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इस कोटि का एक उच्च उदाहरण है। इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिलते हैं जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के दान अभिलेखित है। मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भू व्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती है। ये अभिलेख अधिकतर ताम्रपत्रों पर उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण रहता है। ये विभिन्न भाषाओं में मिलते हैं विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। साहित्यिक स्रोत। यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है और ये सब मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताल पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेच, शर्म तथा काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई है। इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, परंतु है ये एक प्रकार की पांडुलिपियां ही। उन दिनों मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए ये पांडुलिपियां मूल्यवान समझी जाती थी। वैसे तो समूचे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिलती है, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में और पांडुलिपियां पुस्तकालयों में संचित और सुरक्षित है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। ये साहित्य प्राचीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर काफी प्रकाश डालता है, किंतु देश और काल के संदर्भ में इनका उपयोग करना बड़ा ही कठिन है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, अरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाएगा। प्राय सभी वैदिक ग्रंथों में क्षेपक मिलता है जो सामान्यतः आदि या अंत में रहता है। यो ग्रंथ के बीच में भी क्षेपक का पाया जाना कोई असाधारण बात नहीं है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान भी है। हाँ, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। ये वेदांग हैं शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। ये गृह साहित्य गद्य में नियम रूप में लिखा गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ प्रतीत होता है। इनमें महाभारत, जो व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में ये बढ़कर 24,000 श्लोक का हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ जन भारत के वंशजों की कथा है। भरत के वंशजों की कथा है। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार यह सतसहस्त्री संहिता यानी या महाभारत कहलाने लगा।
इनमें कथोपकथाएं हैं, वर्णन है और उपदेश भी है। इनकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। इसके विवरणात्मक अंश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है और उपदेशात्मक अंश का सामान्यतः मौर्योत्तर काल का और गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की उपेक्षा अधिक ठोस है, तथापि इसमें भी कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग है जो बाद में जोड़ दिए गए हैं। इनकी रचना संभवतः ईसा पूर्व की 5वीं सदी में शुरू हुई। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुका है और इसकी 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई है। मिला जुलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ी पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनीन यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं और इन्हीं में राज्याभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान भी वर्णित है। इसी तरह जातकर्म, जन्माष्टान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान ग्रह सूत्रों से में पाया गया है। स्रोत सूत्र और ग्रह सूत्र दोनों ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के आसपास के हैं। यहाँ शूल सूत्र का भी उल्लेखनीय है। शूल सूत्र का भी उल्लेखनीय है जिनमें यज्ञ विधि के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ होता है। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों को अंततः संकलित तो किया गया श्रीलंका में ईसा पूर्व 2वीं सदी में, पर इनके धर्म शिक्षात्मक अंश बुद्ध के समय की स्थिति बताते हैं। इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध के धर्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है और रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। ऐसा विश्वास था कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 ईस्वी से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे और इनमें से कई जन्मों में उन्होंने पशु के जीवन पाए थे और पूर्व जन्मों की वे कथाएं जातक कहलाती है और प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी देती है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। फिर भी इन ग्रंथों में ऐसे अनेक अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विधि ग्रंथों को उसी कोटि में रखा जा सकता है। उन ग्रंथों में धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं पड़ती है और इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्म सूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। मुख्य स्मृतियां ईसा की आरंभिक 6 सदियों में संहिताबद्ध की गई। इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं, पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया है। इनमें संपत्ति के अर्जन, विक्रय और उत्तराधिकार के नियम सहित विवाह के विधान भी दिए गए हैं तथा चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए दंड विधान भी किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों का या खंडों में विभक्त है जिनमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं। तो लगता है कि इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ को वर्तमान रूप ईस्वी सन के आरंभ में दिया गया, परंतु इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। इनमें प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्व की सामग्री भी मिलती है। हमें भास, शूद्रक, कालिदास और बाण भट्ट की रचनाएं भी प्राप्त है। इनका साहित्य मूल्य तो है ही, इसमें लेखकों के अपने अपने समय की स्थितियां भी प्रतिबिंबित है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे और जिनमें
प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। इन संस्कृत स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी है जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं, इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि इन कृतियों का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6वीं सदी में हुआ जान पड़ता है। संगम साहित्य के पद्य 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 एटोटोके जो 8 यानी एटोटोके अर्थात संकलनों में विभक्त है। पद्य 100 के समूह में संग्रहित है, जैसे पुरानोरु, बाहर के 4 शतक। ये पुरानोरु अभी यूपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें शायद पूछा गया था पुरानोरु, ठीक है। मुख्य रूप से 2 हैं। मुख्य समूह 2 है, पट्टिनेटिकल और पट्टिनेनकिल कणक्कु। पट्टिनेकिल कणक्कु 18 निम्न संग्रह है। और पट्टपाट 10 गीत है। पट्टपाट में क्या है, पट्टपटु में क्या है, 10 गीत है और पहले और दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए लौकिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। संगम ग्रंथ बहुस्तरीय है, परंतु संप्रति शैली और विषय वस्तु के आधार पर उनका स्तर निर्धारण नहीं किया जा सकता। जैसा कि आगे बताया गया है कि इनके स्तरों का पता सामाजिक विकास की अवधारणाओं के आधार पर ही लगाया जा सकता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों में खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनके मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। इस प्रकार ये लौकिक कोटि के हैं। ये आदिमकालीन गीत नहीं है, बल्कि इनमें परिष्कृत साहित्य का जो दर्शन होता है। अनेक काव्यों में योद्धा या सामंत या राजा का नामत उल्लेख करके उनके वीरतापूर्ण कार्यों का सविस्तार वर्णन किया गया है। उनके द्वारा भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा की गई है। ये काव्य दरबार में पढ़े जाते होंगे। इनकी तुलना होमर युग के वीरगाथा काव्यों से की जा सकती है, क्योंकि इनमें से भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण है। इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। शायद इन काव्यों में उल्लेखित व्यक्तिवाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र, युद्ध आदि आंशिक रूप से ही यथार्थ है। संगम ग्रंथों में उल्लेखित 6 राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की 1ली और 2री सदी के दानपत्रों में भी आए हैं। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से समर्थित हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि यवन लोग अपने अपने पोतों पर आते थे, सोना देकर गोल मिर्च खरीदते और स्थानीय लोगों को सूरा और दासियां पहुंचाते थे। यह व्यापार हम न केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जानते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में इससे जो जानकारी मिलती है, उसकी विदेशी विवरणों और पुरातात्विक प्रमाणों में भी पुष्टि होती है। विदेशी विवरणों को देशी साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है। पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री भारत आए और अपनी आंखों देखे भारत के विवरण लिख छोड़े। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके भारतीय कारनामे के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर निर्भर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के द ग्रेट सिकंदर के समकालीन के रूप में संद्रोकोटस नाम का उल्लेख किया है। यह सिद्ध किया है कि यूनानी विवरणों का यह सेंद्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे।
ये पहचान प्राचीन भारत के तिथिक्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। इन उदाहरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में ही बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी मूल्यवान जानकारी मिलती है। इंडिका आंखें मूंद कर मान ली गई या अति रंजित बातों से मुक्त नहीं है, पर ऐसी बातें जो अन्यान्य 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 यानी कि विशेष रूप से प्राचीन विवरणों में भी पाई जाती है। ईसा की पहली और दूसरी सदियों के यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलते हैं और भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी चर्चा मिलती है। यूनानी भाषा में लिखा गया पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी और टोलेमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में भी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इनमें पहली पुस्तक 80 और 115 ईस्वी के बीच किसी समय की किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया गया है। दूसरी पुस्तक 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का ईस्वी की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फाहियान और ह्वेनसांग। दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था और ह्वेनसांग 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में। फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है, तो ह्वेनसांग ने इसी प्रकार की जानकारी हर्षकालीन भारत के बारे में दी है। ऐतिहासिक दृष्टि। प्राचीन भारतीयों पर आरोप लगाया गया है कि उनमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसा आजकल लिखा जाता है और न ही वैसा ही लिखा जैसा यूनानियों ने लिखा। फिर भी हमें पुराणों में एक प्रकार का इतिहास अवश्य मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। 18 पारंपरिक पद विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण विश्वकोश जैसे हैं, पर इनमें गुप्त काल के आरंभ तक राजवंशी इतिहास आया है। गुप्त काल तक के आरंभ तक का इसमें घटना के स्थलों का उल्लेख है और कभी कभी घटना के कारणों और परिणामों का भी विवेचन किया गया है, परंतु यथार्थ में ये घटनाएं विवरण लिखे जाने के काफी पहले हो चुकी थी। इन पुराणों के लेखक परिवर्तन की धारणा से अनभिज्ञ नहीं थे और जो इतिहास का सारा तत्व होती है। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं: कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इसमें हर युग में पिछले युग से घटिया बताया गया है और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का अधपतन होता है। काल और स्थान जो इतिहास के महत्वपूर्ण तत्व है, उसका महत्व इसमें बताया गया है। कई प्रकार के संवत जिनके निर्देश के साथ घटनाएं अभिलिखित होती थी प्राचीन भारत में भी शुरू हुए। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ, शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में और गुप्त संवत का 319 ईस्वी में। उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान के संदर्भ में किया गया है। 3री सदी और ईसा पूर्व के दौरान अशोक के शिलालेखों में काफी ऐतिहासिक दृष्टि लक्षित होती है। अशोक ने 37 वर्ष तक राज किया। 37 वर्ष तक राज किया। उनके शिलालेखों में उनके राज्यकाल के 8वें से लेकर 27वें वर्ष तक की घटनाएं वर्णित है। अभी तक उनके जो शिलालेख मिले हैं उनसे उनके राज्यकाल के केवल 9 वर्षों की घटनाओं का ही पता चलता है। भविष्य में और अभिलेखों के मिलने पर उनके राज्यकाल के शेष वर्षों की घटनाओं का भी पता चल सकता है। इसी तरह ईसा की पहली सदी में कलिंग के खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का जिक्र वर्षवार किया है। भारत के लोगों ने जीवन चरितात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया है। इसका सुंदर उदाहरण हर्षचरित, जिसकी रचना बाण भट्ट ने ईसा की 7वीं सदी में की। यह लगभग जीवन चरित्र के ढंग का
गद्य काव्य ही है और और अलंकारों से इतना जटिल है कि परवर्ती नकलचियों को निराश होना पड़ा। इसमें हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृतांत है। अत्युक्तियों की भरमार के होते हुए भी यह हर्ष के दरबार की छल पहल और अपने युग के सामाजिक और धार्मिक जीवन का विलक्षण आभास देता है। बाद में कई और भी चरित्र लिखे गए। संध्याकार और नंदी के रामचरित 12वीं सदी में बताया गया है कि केवट जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच किस तरह लड़ाई हुई और किस तरह रामपाल विजयी हुए। विलन के विक्रमांक देव चरित में किसका है विलन का? विक्रमांक देव चरित में कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम 1076 से 1127 के पराक्रमों का वृतांत है। 12वीं-13वीं सदी में गुजरात में तो कई सेठों के चरित जीवनी भी लिखे गए हैं। इसी तरह की ऐतिहासिक रचनाएं दक्षिण भारत में भी हुई होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा एक ही वृत्तांत प्रकाश में आया है। इसका नाम है मूशिक वंश। इसकी रचना अतुल ने 11वीं सदी में की थी। इसमें मूशिक राजवंश का वृत्तांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था, परंतु आरंभिक ऐतिहासिक लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है राज तरिंगिणी यानी कि राजाओं की धारा, जिसकी रचना कल्हण ने की थी। किसने? कल्हण ने 12वीं शताब्दी में की थी। यह कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। दरअसल ये पहली कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान है। किसमें? राज तरंगिणी में। किसकी है? कल्हण की है, बिलड़ की नहीं है। ठीक है। इतिहास का निर्माण। अब तक प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत सारे पुरास्थलों की खुदाई और छानबीन की जा चुकी है, परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में उसके परिणामों को स्थान नहीं मिल पाया है। भारत में सामाजिक विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है, इसका बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व के परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इतिहासकालीन पुरातत्व भी उतने ही महत्व का है, यद्यपि प्राचीन इतिहास के काल के 150 से भी अधिक पुरास्थलों की खुदाई हो चुकी है। तथापि प्राचीन कालों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में उन खुदाइयों की प्रासंगिकता का विवेचन सामान्य पुस्तकों में नहीं दिया गया है। यह काम परम आवश्यक है। प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में तो ये और भी जरूरी है। अब तक अधिकांश बौद्ध और कुछ एक ब्राह्मणिक स्थलों के ही महत्व रेखांकित किए गए हैं, किंतु यह आवश्यक है कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर ध्यान दिया जाए। प्राचीन इतिहास अभी तक मुख्यतः देशी या विदेशी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ही रचा गया है। सिक्कों और अभिलेखों की कुछ भूमिका अवश्य रही है, किंतु अधिक महत्व ग्रंथों को ही दिया गया है। अब ये नए नए तरीकों की ओर ध्यान देना है। हमें एक और वैदिक युग के दूसरी ओर चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू तथा अन्य पुरातात्विक सामग्रियों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना है। इसी तरह प्रारंभिक पाली ग्रंथों का संबंध उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड एनबीपीडब्ल्यू पुरातत्व के साथ जोड़ना होगा और संगम साहित्य से प्राप्त सूचनाओं को उन सूचनाओं के साथ मिलाना है जो प्रायद्वीपीय भारत को आरंभिक महासागरीय पुरातत्व से जोड़ता है। पुराणों में दी गई लंबी वंशावलियों की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य को कहीं अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अयोध्या के राम का काल 2000 ईसा पूर्व के आसपास भले ही मान लें, पर अयोध्या में की गई खुदाई और व्यापक छानबीन से तो यही सिद्ध होता है कि उस काल के आसपास वहां कोई बस्ती थी ही नहीं। इसी तरह महाभारत में कृष्ण की भूमिका भले ही महत्वपूर्ण हो, पर मथुरा में पाए गए 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के बीच के अभिलेखों और मूर्तिकला कृतियों के उनके अंतित्व की पुष्टि नहीं होती है। इसी तरह की कठिनाइयों के कारण महाभारत रामायण के आधार पर कल्पित महाकाव्य युग एपिक एज की धारणा त्यागनी होगी। हालांकि अतीत में प्राचीन भारत पर लिखी गई लगभग सभी सर्वेक्षण पुस्तकों में इसे एक अध्याय माना गया है। अवश्य ही रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकास के विभिन्न चरण ढूंढे जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि महाकाव्य सामाजिक विकास की किसी एक अवस्था के घोतक नहीं है। इनमें
इनमें अनेक बार परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि इस अध्याय में हमने बताया जा चुका है ठीक है। कई अभिलेखों की उपेक्षा अब तक यह कहकर की जाती रही है कि उनका ऐतिहासिक मूल्य नाम मात्र है। ऐतिहासिक मूल्य का अर्थ यह मान लिया गया है कि कोई ऐसी जानकारी जो राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित हो। पौराणिक अनुश्रुतियां की अपेक्षा अभिलेख निश्चय ही अधिक विश्वसनीय है। जैसे अनुश्रुति का सहारा सातवाहनों के आरंभ को पीछे ढकेलने में लिया जाता है, जबकि अभिलेखीय आधार पर उनका आरंभ काल ईसा पूर्व पहली सदी है। अभिलेखों में किसी राजा का शासनकाल, उसकी विजय और उसका राज्य विस्तार ये बातें मिल सकती है, पर साथ ही राजतंत्र, समाज और अर्थतंत्र और धर्म के विकास की प्रवृत्तियां भी दिखाई दे सकती है। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में अभिलेखों का सहारा केवल राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के प्रसंग में ही नहीं लिया गया है। अभिलेखीय अनुदान पत्रों का महत्व केवल वंशावलियों और विजयावलियों के लिए नहीं है, बल्कि और भी विशेष रूप से ऐसी जानकारी के लिए है कि किन किन नए राज्यों का उदय हुआ और सामाजिक तथा भूमि व्यवस्था में विशेषतः गुप्तोत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। इसी तरह सिक्कों का सहारा केवल यवनों, शकों, सातवाहनों और कुषाणों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए ही नहीं लेना है, बल्कि व्यापार और नगरीय जीवन के इतिहास की झलक पाने के लिए भी लिया जाना आवश्यक है। सारांश यह है कि इतिहास के निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, पुरातत्व आदि से निकली सारी सामग्री का ध्यान से संकलन होना परम आवश्यक है। बताया जा चुका है कि इसमें विभिन्न स्रोतों के आपेक्षिक महत्व की समस्या खड़ी होती है। जैसे सिक्के, अभिलेख, पुरातत्व उन मिथक से अधिक मूल्यवान है जो हमें रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलते हैं। पौराणिक मिथक प्रचलित मानकों का समर्थन करते हैं, लोकाचार को वेद बताते हैं और जातियों या अन्य सामाजिक वर्गों में संगठित लोगों के विशेषाधिकारों और अपात्रताओं को न्यायोचित ठहराते हैं, परंतु उनमें वर्णित घटनाओं को यूं ही सही नहीं मान लिया जा सकता। अतीत के प्रचलनों की व्याख्या उनके वर्तमान अवशेषों या आदिम जनों के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि से भी की जा सकती है। कोई भी ठोस ऐतिहासिक पुनर्निर्माण या अन्य प्राचीन समाजों में होने वाली हलचल से आंखें नहीं मूंद सकता। तुलनात्मक दृष्टि अपनाने से प्राचीन भारत में पाई जाने वाली किसी बात को विरल या अभूतपूर्व मान लेने का दुराग्रह दूर हो सकता है और अध्येताओं को ऐसी प्रवृत्तियां भी दिखाई दे सकती है जो अन्य देशों के प्राचीन समाजों की प्रवृत्तियों से मिलती जुलती हो। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पदों को धारणा भौतिक संस्कृति क्या, मुद्रा शास्त्र, पुरालेख, लिपि, अनुलम, क्षैतिज उत्खनन, महाभाषा। ये ठीक है। प्राचीन वस्तुओं का काल निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। कार्बन 14 की भूमिका ने बतानी है। बताइए कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के सिक्कों के अध्ययन का इसका क्या महत्व है, सिक्कों का। ठीक है। इतिहास के पुनर्निर्माण में विभिन्न प्रकार के स्रोतों के सापेक्षिक महत्व का विवेचन करें। ठीक है। प्राचीन भारत के अभिलेख किन किन भाषाओं में और लिपियों में पाए जाते हैं, ठीक है, लिखनी है। और दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में संगम साहित्य का महत्व स्पष्ट करें। ठीक है। तो ये थी, और जो आगे हमें जो अध्याय 4 है वो कवर करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।